हमारा नेक्स्ट टॉपिक है साझापाती, पार्टनरशिप। देखो, सबसे पहले तो इसमें नॉर्मल से क्वेश्चन इस तरह के आते हैं। मैं कहूं कि ए बी सी है, इनकी आय का अनुपात दे रखा है, इनकी आय का जो अनुपात है वो 3:5:7 है। अब मैं कहूं कि ए और बी की कुल आय है यह 8,000 रुपये है, तो सी की आय क्या है? मैं कहूं कि ए और दो कंडीशन बना अलग अलग, ए और सी की आय में 4,000 रुपये का अंतर है, तो बी की आय क्या है? तो ये दो अलग अलग स्टेटमेंट बना दी मैंने। तो सबसे पहले नॉर्मल तो यही ध्यान रखना है कि जब इन तीनों की आय का अनुपात दे रखा है, इसका 3, इसका 5, इसका 7, तो ए की आय तो हो गई, कॉमन संख्या हो गई 3x, x मान लिया हमने कॉमन, बी की आय हो गई 5x, सी की आय हो गई 7x। या तो ये कंडीशन देंगे आपको या ये देंगे, दोनों अलग अलग है, एक क्वेश्चन में दोनों कंडीशन नहीं दे सकते, या तो ये कंडीशन मिलेगी या ये कंडीशन मिलेगी। तो सीधी सी बात है कि कुल आय का मतलब दोनों का योग है और अंतर का मतलब बड़े अनुपात में से छोटा अनुपात घटाना है। जैसे मान लीजिए ये कंडीशन हमारे पास क्वेश्चन में आ गई, ए और बी की कुल आय, ए की आय हमारे पास 3x, बी की आय है 5x, इन दोनों की कुल आय बराबर दे रखी हमें 8,000, 5 और 3 8x बराबर 8,000, और जब x निकालोगे तो 8,000/8 यानी कि 1,000, कॉमन संख्या आ गई 1,000। यहाँ जो a की आय है, x की वैल्यू यहाँ रखोगे तो a की आय आ गई 3,000, b की आय आ गई 5,000 और c की पूछे तो आ गई 7,000। कई बार ये मासिक आय दे देते हैं और वार्षिक पूछते हैं, तो मासिक निकालकर 12 से गुणा करोगे तो वार्षिक आय बढ़ेगी। अब इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ए और सी की आय में 4,000 का अंतर है। ए की क्या कितनी है? 3x है, सी की कितनी है? 7x है, और इन दोनों में जो अंतर है वो 4,000 का है। तो अंतर का मतलब छोटे अनुपात में से बड़ा तो घट नहीं सकता, जिसकी आय ज्यादा है उसमें से कम आय घटाएंगे। तो जब भी अंतर दिया गया हो तो एक ही बात ध्यान रखना कि जिसका रेशियो बड़ा होता है उसका मान बड़ा आएगा और जिसका छोटा होता है उसका छोटा मान आएगा। तो अंतर का मतलब 7x में से 3x घटाएंगे तो बराबर ही आएगा 4,000 के, और वही 7x में 3x गए तो क्या बचेंगे? 4x बराबर 4,000, और x निकालोगे तो वही 4 से कट जाएगा, वही जो कॉमन है वो 1,000 आया, तो वही 3,000, 5,000 और 7,000। तो संयोग से ये दोनों बार ही जो कॉमन x का मान 1,000 ही बन गया। बाकी कुछ भी आए, कहने का मतलब यह है कि अंतर यदि देते हैं तो या तो इस तरह ध्यान रख लो कि ए और सी की आय में 4,000 रुपए का अंतर है, इसका मतलब है कि ए की आय और सी की आय दोनों में अंतर, यानी कि जिसका अनुपात बड़ा है वो उसका मान बड़ा आएगा, जिसका अनुपात छोटा है उसका छोटा आएगा। बड़े मान में से छोटा मान घटा के बराबर जो भी दिया गया है, डिफरेंस दे रखे है, वो रख के एक्स की वैल्यू आ जाएगी। वापस जब उसको मल्टीप्लाई करोगे तो वो उनकी तीनों की आय आएगी। देखो, एक तो जब भी नॉर्मल से क्वेश्चन इस तरह आए कि 1390 को 3 भागों में बांटना है, 3 भागों में बांटो, और इनका जो अनुपात दे रखा है, पहले का, दूसरे का और तीसरे का, इनका जो अनुपात दे रखा है 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 दे रखा है, तो या तो कहेंगे बड़ा भाग बताओ, बड़ा भाग का मान कितना है, या तीनों का पूछेंगे या छोटे का पूछेंगे। तो जब भी फ्रैक्शन में रेशियो दिया गया हो तो सबसे पहले एलसीएम लेना है इनका, और एलसीएम खत्म हो जाता है, अनुपात का लघुत्तम खत्म हो जाता है। 2 छंगी 12, 3 चौका 12 और 4 तिया 12, ये एलसीएम कैंसिल, ये अनुपात हो गए 6, 4, 3। तो बड़ा भाग तो जिसका अनुपात बड़ा होगा वो बड़ा भाग होगा, जिसका अनुपात छोटा होगा उसका भाग सबसे छोटा होगा। तो इसको निकालने के कई तरीके हैं। तो आसान तरीका ये होता है, सबसे पहले अनुपाती योग करेंगे हम, तीनों अनुपातों का अनुपाती योग करेंगे, और अनुपाती योग करोगे तो 6 और 4 10 और 3 13, अनुपाती योग आ गया 13। अब यदि
बड़ा भाग पूछते हैं तो बड़ा अनुपात लेना है, अपोन अनुपाती योग गुणा कुल कितना है 1390। बस इसको काटने के बाद बड़ा भाग आएगा। यदि छोटा भाग पूछते हैं तो 3/13 और गुणा 1390। मोटी बात यह है कि अनुपात जब भिन्न आती है और डिवाइड करना है तो सबसे पहले एलसीएम लेंगे, उसके बाद अनुपात बनाएंगे। बड़ा भाग पूछा जाता है तो जो बड़ा अनुपात है उसका मान बड़ा आएगा, छोटा मान है छोटा अनुपात उसका मान छोटा आएगा। एक और क्वेश्चन आता है नॉर्मल सा, इक्यासी को 3 भागों में इस प्रकार बांटो। इस प्रकार बांटो कि पहले का 1/2 और दूसरे का 1/3 और तीसरे का 1/4 परस्पर बराबर है। ये मान परस्पर बराबर हैं तो इसमें पूछेंगे पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, कोई भी भाग पूछेंगे। इसमें कहेंगे भाई पहला भाग क्या है, दूसरा क्या है, तीसरा क्या है, या पूछेंगे बड़ा भाग कौन सा है, छोटा भाग कौन सा है। तो वो कैसे भी ऑप्शन के अकॉर्डिंग वो बनाएंगे, पूछेंगे। तो टोटल 81 को 3 भागों में डिवाइड करना है। एक तो पहला भाग है, एक दूसरा है, एक तीसरा है। तो ये कह रहा है कि पहले का 1/2, दूसरे का 1/3 और तीसरे का 1/4 ये अनुपात है, ये परस्पर बराबर है। बराबर का मतलब ये 1 के बराबर है। जब भी परस्पर बराबर दिया गया हो, 1 के बराबर कोई चीज होती है, जब 1/2 को 1 के बराबर करेंगे, 1/3 को 1 के बराबर, 1/4 को 1 के बराबर, तो 1 में जब इसका भाग देंगे तो ये क्या होता है कि चेंज हो जाती है, भिन्न चेंज हो जाती है। 1 में 1/2 का जब भाग देंगे आप तो ये 2 है, ये ऊपर जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी परस्पर बराबर दिया गया हो तो आपको केवल भिन्न चेंज करनी है। यानी कि 1/2 को 2/1 करना है, 1 लिखो चाहे मत लिखो। 1/3 को 3/1 करना है, 1/4 को 4/1 करना है। अब ये अनुपात बन गए और अब जो अनुपाती योग आएगा वो आएगा 4 3 7 और 2 9। यदि छोटा भाग पूछते हैं तो 2/9 गुणा 81, यानी कि छोटा भाग आ गया हमारे पास 18। बीच का भाग आएगा 3/9 गुणा 81, यानी कि बीच का आएगा 27। और जो तीसरा भाग बड़ा भाग आएगा वो 4/9 गुणा 81, यानी कि बड़ा भाग आएगा 36। अब यदि इसको प्रूव करना चाहो तो कर सकते हो। 18 का 1/2 9 होता है, 27 का 1/3 भी 9 होता है, 36 का 1/4 भी 9 होता है। तो ये तीनों भाग 9 9 करके परस्पर बराबर हैं। तो इसमें बड़ा भाग पूछा जाए तो 36 आंसर है, छोटा भाग पूछा जाए तो 18 आंसर है। एक बात ये लिख लो, जब भी परस्पर बराबर दिया गया है तो जो अनुपात की जो फ्रैक्शन होती है उसको हम व्युत्क्रम में लिखते हैं, उसको बदल देते हैं। मैं यदि इसी क्वेश्चन में मैं कहूं कि पहले जो भाग है उसका 2 गुना, दूसरे का 3 गुना, तीसरे का 4 गुना परस्पर बराबर है। तो परस्पर बराबर का मतलब है कि एक सभी के अपोन होता है। तो तुरंत प्रभाव से आपको इसको तो 1/2 करना है, इसको 1/3 करना है, इसको 1/4 करना है, और वही एलसीएम लिख करके अनुपात बनाने हैं। देखो, शाज्यापाती में एक स्पेशल तरीका होता है कि पहले जो व्यक्ति है उसकी पूंजी है अपोन हमेशा दूसरे की पूंजी, और जो बराबर होता है जो पहले का लाभ होता है उसके अपोन में दूसरे का लाभ होता है। ये कन्फर्म ध्यान रखना कि पहले व्यक्ति की पूंजी यानी कि किसी भी 2 व्यक्तियों की पूंजियों का अनुपात, किसी भी 2 व्यक्तियों की पूंजियों का अनुपात उनके लाभ के अनुपात के बराबर होता है। मैं कहूं कि जैसे मान लो एक क्वेश्चन दे रखा है, ए ने एक व्यापार में, जैसे ये क्वेश्चन आ गया, ए ने एक व्यापार में 5,000 रुपए लगाए, कुछ पूंजी लगाकर
बी व्यापार में शामिल हो गया। बी व्यापार में शामिल हो गया। यदि एक वर्ष है और वर्ष के अंत में उन्हें 250 रुपये और 400 रुपये का लाभ हुआ हो, 250 रुपये और 400 का लाभ हो, तो बी ने कितनी पूंजी लगाई? तो वही बात है मैंने बताई थी, वही बात है कि दो व्यक्तियों की जो पूंजियों का अनुपात होता है वह हमेशा लाभ के अनुपात के बराबर होता है। वह हमेशा लाभ के अनुपात के बराबर होता है। यदि ए ने व्यापार में 5,000 रुपये लगाए, ए की पूंजी बटे बी की पूंजी हमें निकालनी है एक्स मानो, ए का लाभ 250, बी का लाभ 400। इसको जब आर पार गुणा करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, तो जो एक्स का मान आएगा, ये एक सूत्र पूरी पार्टनरशिप में यही सूत्र लगेगा। तो एक्स की जो वैल्यू आएगी 5 पंजू 25 और 5 अट्ठू 40 और ये कट गया 5x बराबर 40,000, यानी कि x की जो वैल्यू आएगी वो 8,000 आएगी। बी ने उस व्यापार में 8,000 रुपये लगाए। ए ने एक व्यापार में 76,000 रुपये लगाए। बी कुछ मास बाद 57,000 रुपये लगाकर व्यापार में शामिल हो गया। यदि वर्ष के अंत में उन्हें यदि वर्ष के अंत में उन्हें 2:1 के अनुपात में लाभ हुआ हो, तो दो बातें हैं इसमें। एक तो बी है वो कितने मास बाद आया, ठीक है। या फिर पूछेंगे बी ने जो अपनी पूंजी है वह कितने मास तक लगाई, या कितने मास तक पूंजी को निवेश किया, या कितने मास तक उसने निवेशित की, इन्वेस्टमेंट की, कितने मास तक लगाई। दो बातें हो गई। तो चूंकि सूत्र तो मैंने बताया है, सूत्र तो यही यूज होगा हमेशा। पहले व्यक्ति की पूंजी 76,000, दूसरा व्यक्ति जो कुछ मास बाद आया है वो उसने 57,000 रुपये लगाए। वर्ष के अंत में उन दोनों को 2:1 के अनुपात में लाभ हुआ। तो सूत्र तो ये रहेगा। पर इसमें एक कंडीशन है कि ए ने जब एक व्यापार में 76,000 रुपये लगाए हैं, तो ये जो लाभ है ये वर्ष के अंत का लाभ है, एक वर्ष का लाभ है। तो इसने तो ए ने 76,000 रुपये लगाए, पूरी साल के लिए लगाए, तो इसकी पूंजी तो 12 मास की हो गई। लेकिन बी क्या करता है कि वो कुछ मास बाद आता है, तो ये अपनी पूंजी x मास तक लगाता है। 0 से 0 कैंसिल, 19 चौका 76, 19 30 57 और भाई ये 3 चौका 12 और 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, यानी कि x की वैल्यू आ गई हमारे पास 8। इसने यदि पूंजी 12 मास तक लगाई, तो यहां b ने x मास तक लगाई, तो x की वैल्यू 8 आ गई। अब पूछेंगे बी ने अपनी पूंजी कितने मास तक लगाई, तो आपको बताना है 8 मास तक लगाई। क्योंकि लाभ 12 महीने का है, तो कितने मास बाद आया, तो आपको बताना है कि बी 4 मास बाद आया। क्योंकि 8 मास तक यदि पूंजी लगाई, तो 12 में जब 8 घटाओगे तो यह कितने मास बाद आएगा, 4 मास बाद आएगा। ठीक है। ए ने एक व्यापार में 3,000 रुपये लगाए, 2 मास बाद 500 रुपये निकाल लिए, 500 रुपये निकाल दिए। बी ने उसी व्यापार में 4,000 रुपये लगाए,
और इसने क्या किया कि 3 मास बाद 1000 रुपये और लगा दिए, और लगा दिए। इनकी पूंजियों का अनुपात बताना है, इनकी पूंजियों का अनुपात बताना है। अभी कह रहा है कि 2 व्यक्ति हैं, ए और बी। इसने ए ने एक व्यापार में 3000 बिल को लगाए और इसने बी ने लगाए 4000 रुपये। अब क्या करते हैं कि 2 मास बाद ए ने 500 रुपये निकाल लिए, यानी कि टोटल 12 महीने होते हैं। तो 2 मास तक तो इसने कोई कार्रवाई नहीं की, लेकिन 2 मास बाद यानी कि 3000 रुपये उसके 2 मास के लगाए। 2 मास बाद उसने 500 रुपये निकाल लिए, 3000 से 500 निकाल लिए, इसका मतलब 2500 बच गए। और 12 महीने में 2 महीने तो उसने 3000 रुपये लगाए, बाकी बच गए 10 महीने। तो इसकी पूंजी ये हो गई 3000 रुपये तो 2 मास की हो गई, बाकी 500 रुपये निकालने के बाद 2500 रुपये 10 मास की हो गई। बी ने 4000 रुपये लगाए, लेकिन 3 मास बाद यानी कि 3 मास की तो 4000 रुपये हो गई, 3 मास बाद 1000 और लगा दिए, यानी कि 5000 हो गए। ये हो गए 9 महीने के, क्योंकि टोटल 12 महीने होते हैं। 3 महीने के 4000, बाकी 12 में से 9 महीने बच गए। ये 1000 और लगाते, 4 और 1 5000 हो गए। तो इसकी पूंजी हो गई 3 दूनी 6000 प्लस 25000, अनुपात 4 तिया 12000 और जमा 45000। तो इसकी पूंजी हो गई टोटल 31000 और इसकी पूंजी हो गई 45 और 10 55 और 2 57,000। तो इन दोनों की पूंजी का जो अनुपात आएगा वो आएगा 31:57। दैट इज आंसर। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, हमेशा हर एग्जाम में आता है कि जैसे 3 चरवाहे हैं, 3 चरवाहे ए बी सी, 3 चरवाहे हैं, गाय चराने वाले हैं ए बी सी। ए ने 20 गायें 3 मास के लिए चराई। ए ने अपनी जो 20 गायें हैं वो 3 मास के लिए चराई। ए ने 20 गायें 3 मास के लिए चराई। उसके बाद बी ने क्या किया कि 25 गायें 2 मास के लिए चराई। पच्चीस गायें 2 मास के लिए चराई। सी ने 15 गायें 6 मास के लिए चराई। पंद्रह गायें 6 मास के लिए चराई। अब किराए के रूप में क्या हुआ कि किराया जब देने लगे तो किराए के रूप में ए ने 1200 रुपए दिए। तो अब इसमें पूछेंगे कि भाई बी का किराया क्या है या सी का किराया क्या है। अब सुनो, सबसे पहले हमें इकाई बराबर करनी है कि ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। ए ने 20 गायें 3 मास के लिए चराई तो इसकी 1 मास की गाय हो गई, वो 60 गाय हो गई। अगर 20 गायें 3 मास तक चराता है कोई आदमी तो 1 महीने की गाय बनाएंगे, हम इकाई बराबर करेंगे, सबकी 1-1 महीने की बनाएंगे तो ए की 60 गाय हो गई, 1 महीने की 60 गाय हो गई। बी ने 25 गाय 2 मास के लिए चराई तो 25 गाय 2 मास के लिए चराएगा तो इसकी 1 महीने की 50 गाय हो गई। ठीक है। उसके बाद सी 15 गाय 6 मास के लिए चराता है तो 15 6 की 90, सी की 1 महीने में गायों की जो एवरेज आएगी वो 90 गाय आएगी। अब ए ने किराए के रूप में 60 गाय चराता है, ए ने किराया दिया 112 रुपए। तो या तो इस तरीके से निकालो, पहले की गाय बटे दूसरे की गाय बराबर पहले का किराया बटे दूसरे का किराया। दूसरे का किराया निकालना है तो इसको x मान के आर पार गुणा x की वैल्यू आ जाएगी। या एक नियम से निकालो कि ए ने 60 गाय चराई हैं और जो 60 गाय चराई हैं उसके इसने 1200 रुपए दिए हैं तो एक जो गाय है इसका किराया आएगा 1200 बटे 60, यानी कि एक गाय का किराया 20 रुपए आ गया। तो 60 गाय का किराया क्या हो गया, 60 को 20 से गुणा करोगे तो 1200, ये दिया ही है। यदि बी का किराया पूछते हैं तो एक गाय का किराया है 20 रुपए, 50 गाय का आएगा, 50 को 20 से गुणा करोगे तो बी का किराया हो गया 1000 रुपए। यदि सी का किराया पूछते हैं तो 20 को गुणा करोगे 90 से तो सी का किराया आएगा 1800 रुपए।
सी का पूछो या बी का पूछो।